हेलो एवरीवन। क्लास 10th हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण। यदि देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में इससे कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यदि आने वाले 5 से 10 मिनट यदि आप हमारे साथ ईमानदारी से पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे और समझ लेंगे, तो इटली और उसके यूनिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, आप उसे आसानी से बना पाओगे। लेकिन शर्त ये है कि आप हमारे साथ 5 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट जितने भी हम आपको लिए लाए हैं, उसे बारीकी से समझो और उसका नोट्स बनाओ। चलिए बिना देर किए इटली के यूनिफिकेशन को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के मिडिल में, मध्य समय में, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, क्योंकि उस समय इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। which was only Sardinia Piedmont was ruled by the Italian princely house। जो 7 भागों में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में डिवाइड था इटली, उसका एक पार्ट जिसे सार्डिनिया पीडमांट कहा गया, जैसे आप ये सर्कल जो कर रहे देख पा रहे हो, ये सार्डिनिया पीडमांट है। यही एकमात्र ऐसा राज्य था या एक ऐसा स्टेट था जो इटली के प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। बाकी 6 स्टेट्स पर किसी और डायनेस्टी का कंट्रोल था। दूसरा पॉइंट है, द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जो नॉर्थ इटली था, उस पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी का कंट्रोल था। इसके अलावा सेंट्रल जो इटली का मध्य भाग था, वहां पर पोप का कंट्रोल था। और सदर्न मोस्ट रीजन पर किसका कंट्रोल था? स्पेन के बर्बन किंग्स का, यानी स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का कंट्रोल था। अब आप एक प्रश्न हमें आप बताइए कि यूरोप में वो कौन सा एक देश था जहां पर भी बर्बन डायनेस्टी का रूल था? वो देश था फ्रांस। फ्रांस में ही बर्बन डायनेस्टी का रूल था और वहां पर राजा कौन था? लुई 16। तीसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic। 1830 के समय में जुसेप्पे मैज़नी ने इटली के यूनिफिकेशन का एक विस्तृत प्रोग्राम प्रस्तुत किया और प्रयास भी किया। 1830 के दशक में गुसेप्पे मैज़नी ने एकीकृत इटालियन रिपब्लिक के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया। चौथा पॉइंट है, ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल। उसने अपने इस गोल को प्राप्त करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली नामक संस्था भी बनाई। आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलियर ऑफ मैजनी, हालांकि मैजनी लगातार फेल होता चला गया, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग इटली थ्रू वॉर्स। जब जुसेप्पे मैजनी 1830 के दशक से ही इटली के यूनिफिकेशन का प्रयास करने लगा, उसने यंग इटली नामक एक सीक्रेट सोसाइटी को भी फाउंड किया। हालांकि वो लगातार असफल होता गया। उसके असफल होने के बाद इटली के यूनिफिकेशन की कमान किसके हाथ में आई? वहां के राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने इटली की यूनिफिकेशन की कमान या उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। छठा पॉइंट है, काउर। काउर का पूरा नाम है काउंट कैमिलो द काउर। द सीएम थ्रू हिज tactful diplomatic alliance with France, he succeeded in defeating Austrian forces in 1859। अब जो काउर है, काउर के बारे में आप जानिएगा। काउंट कैमिलो द काउर ये सार्डिनिया पीडमांट का सीएम था, जो इटली का एकमात्र ऐसा राज्य था जो इटालियन रिपब्लिक या इटालियन राजघराने के कंट्रोल में था। बाकी इटली के जितने भी पार्ट्स थे वो किसी कंट्रोल में नहीं था। तो सार्डिनिया पीडमांट का जो मुख्यमंत्री था, उसने क्या किया? उसने फ्रांस के साथ एक अलायंस बना लिया, संधि कर लिया, और उस संधि के माध्यम से जो नॉर्थ इटली पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी का कंट्रोल था, उसे 1859 में हराकर उसे कंट्रोल में लाने में सफलता प्राप्त कर ली। मुख्यमंत्री काउर ने फ्रांस के साथ अपनी चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हराने में सफलता प्राप्त की। मतलब अब 1859 में नॉर्थ इटली जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी के कंट्रोल में था, अब वो किसके कंट्रोल में आ गया है? इटली के जो राजघराना था सार्डिनिया पीडमांट, अब उसके साथ ये मर्ज हो गया है।
नॉर्थ इटली को किसने इटली के साथ या सार्डिनिया पिडमान के साथ एकीकृत करने में बड़ी भूमिका निभाई? काउंट कैमिलो द काउर। ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ का मुख्यमंत्री था? सार्डिनिया पिडमान का। 7वां पॉइंट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जुसेप्पी गैरिबाल्डी द आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च इनटू द साउथ इटली and the kingdom of the two Sicily and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers in 1860। अब क्या हुआ कि जुसेपी गैरिबाल्डी वो आर्म वॉलंटियर के साथ जो लोकल पीजेंट्स थे टू सिसिली के, उसके सपोर्ट प्राप्त करके क्या किया कि जो सदर्न पार्ट पर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी कंट्रोल कर थी, उसको हराने में सफलता प्राप्त कर ली। मतलब इतना सारे लिखने का इसेंस आप ये समझिएगा कि जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने आर्मी के मदद से और वहां के लोकल पीजेंट की सहायता प्राप्त करके जो दक्षिणी इटली पर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का कंट्रोल था, उसे आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई या उसे आजाद कराने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी नॉर्थ इटली को आजाद करवाया किसने? काउंट कैमिलो द काउर। और सदर्न इटली को किसने आजाद कराया? जुसेपी गैरिबाल्डी ने। 8वां पॉइंट है, हेंस इटली गॉट यूनिफाइड इन 1861। अब इन सभी लंबे प्रक्रिया के कारण या इसके प्रक्रिया के बाद इटली 1861 में क्या हो गया? एक यूनिफाइड हो गया, एकीकृत हो गया। एंड किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज मेड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और एकीकृत इटली का जो किंग था उसे विक्टर इमैनुअल सेकंड को घोषित किया गया। फलस्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हो गया और राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया जिसमें ये जुसेप्पे गैरिबाल्डी है और ये राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड है। ये इन्हें विक्टर इमैनुअल सेकंड को जुसेप्पे गैरिबाल्डी एक बूट पहनाता हुआ दिखाई दिया है। इस बूट पर लिखा था यूनिफाइड इटली के नाम से ये बूट है, जो इस बात को संदेश देता है कि अब इटली पूरी तरीके से कंट्रोल में है, इटली पूरी तरीके से यूनिफाइड है। इटली के यूनिफिकेशन में आपको यही 8 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यदि आपको ये 8 पॉइंट्स ध्यान हैं, तो पक्का आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इस पर आधारित PYQ प्रश्न को देख लेते हैं। 2026 में इटली के यूनिफिकेशन से ही रिलेटेड प्रश्न है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 5 मार्क्स में है। बताइए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का ये 5 से 7 मिनट का वीडियो देखने के बाद इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपको क्या प्रोसेस बतानी है? आपको वही प्रोसेस बतानी है कि 19th सेंचुरी के मिडिल में, मध्य में इटली 7 भागों में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में डिवाइड था और जो इटली का सार्डिनिया पिडमान था वो सिर्फ वहां के राजघराने के कंट्रोल में था। इसके अलावा नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्ग डायनेस्टी के कंट्रोल में था। सेंट्रल इटली पर पोप का कंट्रोल था। दक्षिणी इटली पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का कंट्रोल था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे? 1830 में जुसेप्पे मैज़िनी ने इटली के एकीकरण का कोहेरेंट प्रोग्राम पेश किया, हालांकि वो फेल हो गया। हालांकि उसने एक संस्था भी बनाई थी, यंग इटली। इसके अलावा जब वो फेल होने लगा तो उसने इसकी जिम्मेदारी किसके दे दी? विक्टर इमैनुअल सेकंड को दे दी। इसके अलावा और क्या पॉइंट लिख सकते हो? जो जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नियंत्रण में या उसके लीडरशिप में जो स्पेन का बर्बन डायनेस्टी था उसे हटाने में मदद मिली। नॉर्थ इटली को काउंट कैमिलो द काउर की मदद से जो उस पर ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्ग डायनेस्टी का कंट्रोल था उसे उससे आजाद कराने में सफलता मिली। और इस प्रकार 1861 में इटली यूनिफाइड हो गया और विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत ही हूबहू जैसा हमने पॉइंट्स बनाया उसी के अनुसार ही इसका उत्तर हो जाएगा। 2026 में ही एक प्रश्न पूछा गया है कि इटली के यूनिफिकेशन में जुसेप्पे मैज़नी की क्या बड़ी भूमिका रही, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपको जुसेप्पे मैज़नी की क्या-क्या भूमिका रही, किस प्रकार उसने इटली के यूनिफिकेशन में बड़े स्टेप को आगे बढ़ाया, उसके बारे में लिखना है। इसका आप नोट्स ज़रूर बना लेना, ये एकदम डायरेक्ट प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो जुसेप्पे मैज़नी के बारे में थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानना है कि वो 1805 में जिनेवा में उसका जन्म हुआ था। इसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटी कार्नोबारी का मेंबर बन गया। कार्नोबारी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका मेंबर बन गया। साथ ही साथ उसने लिगोरिया में वहाँ रिवॉल्यूशन करने का प्रयास किया। परिणाम हुआ कि वो फेल हो गया और वो पकड़ा गया, इसलिए उसे एक्साइल भेज दिया गया, देश से बाहर भेज दिया गया। 1830 में
इटली के यूनिफिकेशन के लिए जूसेप्पे मैज़िनी ने बहुत सारा प्रोग्राम प्रस्तुत किया और इसके अलावा उसने यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया। फिर जैसे सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बनाया मार्साइल में, इसके अलावा यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया जो बर्न में बना था। ये सारे बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या था कि किसी प्रकार से इटली के यूनिफिकेशन को रियलिस्टिक बनाया जाए, इटली के यूनिफिकेशन को कंप्लीट करा जाए। इसके अलावा मैजने relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative who were opposed the unification of Italy. मैजनी हमेशा मोनार्की सिस्टम के विरोध में रहता था और वो सपोर्ट करता था, उसका विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की व्यवस्था लाई जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कंजर्वेटिव्स को डराती थी, कंजर्वेटिव में भय पैदा करती थी और यही कारण है कि वो इटली के यूनिफिकेशन का विरोध करने लगे थे कंजर्वेटिव। हालांकि बहुत सारे इफर्ट करने के बाद इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ और जो यूनिफिकेशन था इटली का, जो जुसेप्पे मैज़नी चाहता था, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो पाया। तो ये सारे उसके बड़े योगदान रहे इटली के एकीकरण में। इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी यदि आप नोट कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 2025 में फिर पूछा गया था कि एनालाइज द रोल ऑफ जुसेप्पे मैज़नी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो वही इससे जस्ट पिछला वाले प्रश्न में 5-6 पॉइंट्स आपके काम के हो जाएंगे। 2024 में पूछा गया था एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन 2024 में, तो इटली के यूनिफिकेशन का प्रोसेस आपको बताना है। फिर हु एमंग 2022 में पूछा गया हु एमंग द फॉलोइंग टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830s। इनमें से कौन है जो 1830 में इटली के यूनिफिकेशन का एक कोहेरेंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया था? तो वो कौन था? वो था जुसेप्पे मैज़नी। हालांकि वो फेल हो गया, लेकिन उसने प्रोग्राम पूरा विस्तृत योजना बनाई थी। ऐसे ही 2022 में एक और प्रश्न पूछा गया है हु एमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जब इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो वहां का किंग कौन बनाया गया? तो विक्टर इमैनुअल सेकंड बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से हमने इटली के यूनिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।